So we are talking on the electric field due to different charge distribution, right? पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और साथ के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। इन दिस डिस्कशन वन आई टूक इज द एक्चुअल पॉइंट, ए इज द एक्चुअल पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, हमें क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द मेथड कि कैसे हमें एलिमेंट चूज करना है और फिर कैसे इंटीग्रेट करना है। ये ऑलरेडी हम लोग सेंटर ऑफ मास रोटेशन से करते आ रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे फिर से हम लोग रिपीट होता हुआ देखेंगे। So this is one arrangement of linear charge distribution and this was second arrangement of linear charge distribution. ठीक है, so if I summarize this discussion कि इसमें क्या हुआ है, so we have two formula. पहले summarize करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर so this is a rod of finite length and this is the point P. What is the direction of electric field at point P due to this positive charge distribution? वन होगा, टू होगा, 3, 4 एंड 5। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा पी पे पॉइंट पे? इट इज 2। देखो, इसे समझने के लिए क्या करना है कि तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला चार्ज ज़्यादा है कंपेयरिंग टू नीचे वाला चार्ज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें? ऐसे तो समझ ही सकते हैं ना कि देयर आर टू चार्जेस, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। से दिस इज 5Q फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज Q एंड हियर इज द पॉइंट P। तो स्मॉल q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E1, 5Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आ जाएगा इधर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर या नीचे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगा क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, एंड देयरफॉर दिस इज द डायरेक्शन 2। ऐसे आप आइडिया लगाएंगे। अगर E1 E2 इक्वल होता तो उस केस में रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आ जाता। ठीक है, सो what else information we have about P is ये एंगल, this angle is taken as θ1 and this angle is given as θ2. sometimes यहाँ से भी एंगल दिया जाता है अल्फा एंड बीटा, बट आई नो दैट अल्फा या फिर थीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा है। एम आई राइट? व्हाट इज θ1? इज इट 90 माइनस अल्फा 1 अल्फा? वैसे ही θ2 जो है वो 90 माइनस बीटा है। सो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे आप दो तरीके से दिखाएंगे, वन इज परपेंडिकुलर एंड अदर इज पैरेलल टू द वायर। द फॉर्मूला ऑफ दिस इज k lambda अपॉन r, वेर r इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मॉड में साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ठीक है, उसी तरह से ई पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है,
अगर अल्फा के टर्म में दे रखा होगा तो के लैम्डा अपॉन आर ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा. नो नीड टू मेंशन व्हाई इट इज सो. उसी तरह से ई पैरेलल जो हो जाएगा वो के लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा आ जाएगा. ट्रू. ठीक है. तो ये है फॉर्मूला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, एंड दैट ई विल बी गिवन. अगर वेक्टरली लिखना है तो वो भी आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो ई विल बी गिवन एज ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर. राइट गाइस. ना ऊपर डेरिवेशन बता रहा था मैं. सो फॉर डेरिवेशन वी हैव टू गो फॉर एन एलिमेंट. एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ dl होगा. जिसका लेंथ dl होगा. वो एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज होगा dq, दैट इज लैम्डा इंटू dl. उस छोटे से एलिमेंट के वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, विच इज गिवन एज this formula kq upon z square, where z is the distance from element to point P. Now this dE has two component, E perpendicular and E parallel, जो कि cos और sin component होता है. And then we will go for the solving. Now when we proceed for the solving, for example on E perpendicular, तो ये था cos component. इसमें हमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल थीटा है. एलिमेंट जैसे जैसे आप ऊपर नीचे करोगे थीटा ही चेंज हो रहा है. तो मुझे जो डी क्यू है ना वो थीटा के टर्म में लिखना है. तो डी क्यू के जगह पे पहले तो लैम्डा इंटू डी एल लिखेंगे, लेकिन ये डी एल इंटू कॉस थीटा कुछ टर्म है वो ऊपर से निकल करके आता है. दैट डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड डी थीटा हो जाता है. सो दैट इज जेड डी थीटा हेयर. नाउ ऊपर का नीचे का एक जेड कैंसिल हो रहा है क्योंकि थीटा में इंटीग्रेशन करना था. तो जेड को भी हम थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. जेड इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट. माइनस साइन क्यों यूज किया है थीटा 2 में बताओगे? बिलो एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन से नीचे का एंगल को निगेटिव लेना है, ऊपर के को पॉजिटिव लेना है. तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला अब निकल करके आया है ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में है. अब कहीं कोई डायरेक्शन साइन वगैरह यूज नहीं करना होता है इसमें. ऑन द सेम लाइन इफ वी गो फॉर ई पैरेलल कैलकुलेशन तो इसी तरह से इंटीग्रेट करके निकल जाता है. सो फाइनली वी हैव दिस टू फॉर्मूला. पहले तो याद करना है तुम्हें, ठीक है. ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना ही चाहिए. ठीक है. पैरेलल में कॉस आता है, कॉस जहाँ रहेगा वहाँ निगेटिव साइन रहता है और साइन वाले में पॉजिटिव रहता है. थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट पी पे दिया जाता है. ठीक है. इफ आई गो फॉर द ग्रेविटेशन कि ये रॉड इलेक्ट्रिक वायर के वजह के जगह पे अगर ये एक स्टिक होता है, एक डंडा होता है जिसमें मास m है. ठीक है. सो हाउ वी विल मॉडिफाई दिस फॉर्मूला ग्रेविटेशन. सो सबसे पहले डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. जो निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वो मास का डायरेक्शन होता है. राइट. सो इसमें तो लैम्डा ही लिखेंगे जिसे आप डिफाइन करोगे मास पर यूनिट लेंथ से. इफ दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर. ऊपर से थीटा 1 और नीचे से थीटा 2 है. ये थीटा 1 एंड थीटा 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन एक होगा ऊपर ई पैरेलल और एक होगा रॉड के तरफ ई परपेंडिकुलर. ठीक है. व्हाट इज ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, सो के जगह पे जी लेना है. सो इट इज जी लैम्डा अपॉन आर
मॉड के अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. एवरीवन क्लियर विद दिस? E parallel is G lambda upon R cos theta 1 minus cos theta 2. ठीक है गाइस, चेंज ऑब्जर्व करो कहाँ पे चेंज है. तो डायरेक्शन में एक तो चेंज लिया और दूसरा k की जगह g ले लिया, लैम्डा की जगह लैम्डा, क्योंकि दोनों में एक ही टर्म यूज करते हैं. ऊपर में q अपॉन लैम्डा का मतलब q अपॉन l होता है, यहाँ पे m अपॉन l होता है. सो सिचुएशन इज सेम. Now having said this formula, some special cases like infinite wire. Like you have infinite wire. How do you make infinite wire? तो ये वायर था तुम्हारा, अब इसे ऊपर की ओर खींचते चले जाओ और इसे नीचे की ओर खींचते चले जाओ. इट विल बिकम एन इनफाइनाइट वायर. सो ये रहा ए एंड बी. दिस पॉइंट इज योर पी, which is at r distance from the wire. This angle was taken as theta 1, theta 2. So I want to know what is theta 1 and theta 2 for infinite wire. Yes, it is 90 degree. Very good. देखो पॉइंट A जब ऊपर जाएगा तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ये वायर ऐसे हो जाएगा, वायर नहीं मतलब लाइन. तो ये थीटा 1 जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. एंड सो थीटा 1 टेंड्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज ऑल्सो टेंडिंग टू 90 डिग्री. एवरीवन क्लियर विद दिस? व्हाई 90 डिग्री? सो अभी उस इनफाइनाइट वायर के लिए ये जो P पॉइंट है, क्या वो सिमेट्रिक पॉइंट लगेगा, दिखेगा? बिल्कुल. ठीक है, इनफाइनाइट है तो कौन सा साइड बड़ा है आप बता ही नहीं सकते, दोनों साइड इक्वल लेंथ का हो जाएगा. सो सिमेट्रिक होने से E पैरेलल जो आएगा वो 0 हो जाएगा, केवल इसमें E परपेंडिकुलर बचा रहेगा. हाउ मच इज दैट? सो इट इज k लैम्डा अपॉन r और a. साइन 90 प्लस साइन 90, क्या ये 2 आ रहा है बताओ? साइन 90 plus sin 90 and this is coming as 2. So 2k lambda upon r. This is what you have to remember. Lambda upon 2 pi epsilon naught r. सिमिट्रिसिटी से E पैरेलल 0 हो जाएगा, बट मैथमेटिकली भी आप देख लो तो cos 90 माइनस cos 90 आएगा, विच इज 0. cos 90 माइनस cos 90 एंड इट्स गोइंग टू बी 0. सो इनफाइनाइट वायर के लिए ये होता है रिजल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो आप ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, सेमी इनफाइनाइट वायर. सेमी इनफाइनाइट वायर, ऑफ कोर्स इसका मतलब होगा कि एक तरफ से ही इन्फिनिटी होगा, दूसरे तरफ से नहीं होगा. सो ये है वो सिचुएशन. ए पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे ले लेंगे, लेकिन बी पॉइंट जो है वो यहीं रह जाएगा. एंड सपोज करो आई टुक दिस पॉइंट पी हेयर. सो व्हाट इज द, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आर यू एक्सपेक्टिंग इट? कि इसमें E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल दोनों होने वाला है. E पैरेलल हमेशा जो लार्जर चार्ज होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना, प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए उल्टा हो जाना है, दोनों ही डायरेक्शन.
So what is theta 1 and theta 2 in this case? आपको बताऊं तो ऐसे हम लोग लेते थे सिचुएशन को, ये है हमारा थीटा 1 एंड थीटा 2. सो जस्ट मॉडिफाई. थीटा 1 क्या आ रहा है, थीटा 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ये जो पॉइंट सी है नीचे, उसे जब आप बी के तरफ ले जाएंगे तो देखो ये थीटा 1 थीटा 2 डिक्रीज होता जा रहा है. सो थीटा 2 विल कम टू 0. And therefore in this case you have to take it 90 and 0 degree. So accordingly you can modify now. So can I write it k lambda upon r only, क्योंकि sin 90 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा. Similarly this is also k lambda upon r, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और mod के अंदर था तो पॉजिटिव साइन. इज इट? सो रिजल्टेंट ऑफ दिस इज इनफाइनाइट वायर की वजह से P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है इस डायरेक्शन में E. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E? सो E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल स्क्वायर, इन्हीं का रिजल्टेंट है ये. इज इट √2 k लैम्डा अपॉन r? So you understood this, how to find. Now with the help of this calculations we can go on some numerical solving. Like a question है, find E net at point P, and the situation given is an infinite wire is bent to form shape L. L नहीं बोल करके जो भी बोलना चाहो, ये इनफाइनाइट सीधा वायर था, उसे मैंने बेंड कर दिया 90 डिग्री पे O से. एंड हियर इज द पॉइंट P, जो कि दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे है, एंड आई विल कॉल दिस डिस्टेंस एज A. This wire carrying positive charge, and if you want to take the help of axis, take horizontal as x-axis and vertical as y-axis. So what is the net electric field at point P? This is the question. How to deal with this? तो हम क्या करेंगे, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वायर 1 एंड वायर 2, और दोनों वायर पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर वेक्टरली सम कर लेंगे. अच्छा, मैं इस फिगर में थोड़ा मेंशन करूं तो देखो, तो नीचे की ओर E परपेंडिकुलर 1 आएगा क्या? थोड़ा नेमिंग इस तरह से करना पड़ रहा है मुझे. 1 स्टैंड्स फॉर वायर 1 एंड E परपेंडिकुलर है ना वायर 1 से, ये वाला लाइन, रेड लाइन. उसके बाद E पैरेलल किधर आएगा वायर 1 का? तो इधर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन ज़्यादा चार्ज है, पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में, तो बड़े वाले चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे पैरेलल साइन लगाना होता है. तो इसका ऐसे E पैरेलल कॉमा 1, ठीक है. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, तो वायर 2 का E पैरेलल इधर होगा, सॉरी E परपेंडिकुलर इधर होगा, ऐसे लिखेंगे, और वायर 2 का E पैरेलल ऊपर चला जाएगा. क्यों ऊपर चला जाएगा? क्योंकि नीचे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है. सो E पैरेलल 2, हमें ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर सबको वेक्टरली सम कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख रहे हो कौन किससे कैंसिल आउट करेगा, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विथ वायर 1. ओके, स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है.
wire 1. This is point P. So इधर से ऐसे कनेक्ट करना है और इधर से ऐसा. दिस इज डिस्टेंस A, जो R के जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाउ मच इज दिस एंगल? और दूसरा वाला एंगल 90 डिग्री है क्या? मतलब यहां पे लिख दूं मैं, इसको हटाते हैं यहां से. कॉल इट θ1. किसी को भी θ1 θ2 कह सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि मॉड के अंदर रहता है वो. सो θ1 कितना आ रहा है एंड θ2 कितना आ रहा है? Everyone is getting this. θ1 is 45 degree and θ2 is 90 degree. So E perpendicular 1 equals to, अगर मैं डायरेक्ट लिखने का कोशिश करूं तो k lambda upon a, sin 90 will be 1 and sin 45 will be √2. यही आएगा. अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? E perpendicular 1 equals to k lambda upon a 1 plus 1 upon √2 into minus j, नीचे की ओर है इसलिए. कमिंग टू E पैरेलल, तो E पैरेलल इस डायरेक्शन में आएगा. एंड दिस विल बी, कॉस कॉम्पोनेंट यूज होता है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 45 √2 रहेगा. सो डू यू एग्री विथ दिस वन? एंड वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहां पे i हम लगा दें तो ये वेक्टर फॉर्म बन गया -i लगाने पे. एंड सो वी हैव डन दिस. ऑन द सेम लाइन विल टॉक अबाउट द वायर 2 ऑल्सो. वायर 2 वर्टिकल है. इफ दिस इज पॉइंट P, सो यू विल सी कि एक इधर लिखना है और एक ऊपर लिखना है. E परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ जाएगा वायर 2 के वजह से. k lambda upon a sin 90 plus sin 45, so 1 plus √2, and E parallel will be k lambda upon a √2. ठीक है, क्योंकि cos होता है तो cos 90 1 हो जाएगा और cos 45 √2 हो जाएगा. वेक्टर फॉर्म में ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस j लगाएंगे आप और यहाँ पे i लगाएंगे आप. सो दिस विल बिकम वेक्टर फॉर्म. नाउ चारों वेक्टर्स को आप ऐड कर दो वेक्टरली. मुझे बताओ क्या रिजल्ट आने वाला है? क्या आप देख पा रहे हो कि ये -j का √2 1/√2 एंड प्लस j का 1/√2 कैंसिल आउट होगा. ठीक है, उसी तरह से ये है हमारा एक्स एक्सिस पे 1/√2 और नीचे है दूसरे तरफ लेफ्ट साइड देखो तो यहाँ पे -1/√2 करके दिख रहा है तुम्हें. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बच रहा है? ओके, ये रहा P पॉइंट. E net will be written as E1 vector plus E2 vector.
ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ओके, सो व्हाट वाज दिस? देखो सब में k लैम्डा अपॉन a कॉमन है ना, तो उसे बाहर खींच लेते हैं। तो ये था 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस j एंड 1 अपॉन रूट 2 माइनस i। उसके बाद y2 के वजह से राइट साइड में था 1 अपॉन रूट 2, सॉरी राइट साइड में था 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 i, और ऊपर की ओर था 1 अपॉन रूट 2 j। नो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन रूट 2 j वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 1 अपॉन रूट 2 i प्लस वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी फाइनली लेफ्ट विथ इज k लैम्डा अपॉन a i माइनस j। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल याद रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप निकाल सकते हो, यू नो इट। एज एक्सपेक्टेड वायर ऐसे दे रखा था, तो यहां पे प्लस आई और माइनस जे का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये इधर है और इधर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, विच इज गिवन बाय दिस ई नेट। सो दिस वॉज फॉर आर इनफाइनाइट वायर का केस। ठीक है, नो सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, यही चीज एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ना होता है। एग्जैक्टली व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? इसी तरह से एक वायर है, बस उसमें करंट दे दिया जाएगा, करंट आई। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और उसका फॉर्मूला यही होता है, कैलकुलेशन भी ऐसे ही होता है, बस डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, तो वो हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि फॉर्मूला विल रिमेन सेम। नाउ अगर मैं इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करूं, तो आई कैन गिव द क्वेश्चन लाइक दिस। Question can be asked, this is an infinite wire which is bent to make some angle, let's say 60 degree, and there is a point, symmetric point P. What is the electric field at point P due to this charged wire? So how do we proceed in this? तो हमें दो वायर में कन्वर्ट कर लेना है, वायर 1 एंड वायर 2 में, और दोनों वायर से ये क्वेश्चन में देना चाहिए इसे, चाहे तो ये दे देगा कि O पॉइंट से कितना दूर पे है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से आप जानते हो ये 30 डिग्री होने वाला है। ठीक है, सो ये रहा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम A या R बोल रहे थे, ये पता लग जाएगा अगर OP लेंथ पता रहेगा तो, राइट गाइस। और फिर कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सीट वगैरह में मिलेगा तो आप करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड ई नेट एट पी, एंड द क्वेश्चन इज कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, एंड द पॉइंट इज हियर, पॉइंट P इज हियर, ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस A दे रखा है, और इसे मैं कनेक्ट करूं तो लेट्स से दिस इज 45 डिग्री, ये रहा वायर। सो हाउ टू डील विद दिस? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो अगेन वी विल लुक फॉर दैट 2 पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। इसके लिए, इसे समझने के लिए ना,
तुम क्या करो, पहले पी पॉइंट को यहाँ एक सोच करके देखो। तो इस तरह से हम दोनों एंड को कनेक्ट करते थे और इसे ही थीटा वन एंड थीटा टू बोलते थे, राइट। जब पी पॉइंट को मैंने यहाँ लिया तो जो दूसरा एंड है वो यहाँ आ जाएगा और पहला एंड यहाँ पे रहेगा, तो वो लाइन ये रहेगा। सो वर्टिकल के साथ कैन यू नाउ सी वेयर इज थीटा वन एंड थीटा टू? क्या ये थीटा वन है और क्या ये थीटा टू है? जस्ट कंपेयर दीज टू पॉइंट्स पी एंड टी। व्हाट आई मीन टू से इज सिंपली कि थीटा वन एंड थीटा टू क्या होता है, वायर के दोनों एंड से पी पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होगा उसका वर्टिकल के साथ एंगल। तो वायर के एंड ए को और एंड बी को मैंने पी पॉइंट से कनेक्ट किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद थीटा वन थीटा टू दोनों मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्लिक क्या है कि थीटा वन थीटा टू दोनों एक ही तरफ है, राइट। जबकि अभी तक में हम थीटा वन थीटा टू रेफरेंस लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे थे। तो क्या मॉडिफिकेशन करना होगा अब फॉर्मूले में जब यूज करेंगे? तो सबसे पहले क्या मुझे थीटा वन थीटा टू पता है, ये बताओ। हाउ मच इज थीटा वन? बी पॉइंट को देखो, थीटा वन मतलब बी पॉइंट को देखो, इन्फिनिटी पे है बी पॉइंट। सो हाउ मच इज थीटा वन? 90 डिग्री। थीटा टू, थीटा टू सी द फिगर 45 डिग्री। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम है कि थीटा टू एंड थीटा वन दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेशन में थीटा टू को माइनस थीटा टू यूज किया था क्या? डेरिवेशन में थीटा टू को माइनस थीटा टू यूज किया था, और वो माइनस इसलिए क्योंकि रेफरेंस लाइन के दूसरे तरफ था थीटा टू। तो उसके वजह से जो इक्वेशन में चेंज आया है ना, उसको वापस ठीक करना है। कहने का मतलब यह है कि जहां भी थीटा टू था फॉर्मूले में, अब वहां पे -45 वापस रखना पड़ेगा ठीक करने के लिए। आपने ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस थीटा टू रख रखा था, तो उसे वापस सीधा करने के लिए दोबारा से माइनस थीटा टू रखेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर सीधा सीधा ऐसे मैं बोल दूं तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला k lambda upon a is the perpendicular distance into sin theta 1 माइनस साइन थीटा 2 यहां पे यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ओरिजिनल फॉर्मूला में ये प्लस है ना, ये प्लस क्यों था? क्योंकि थीटा वन थीटा टू ऑपोजिट डायरेक्शन में था एक दूसरे के। अभी थीटा वन थीटा टू दोनों एक ही तरफ है, तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। और इसलिए ये बनेगा ऐसा k लैम्डा अपॉन a साइन 91 माइनस 1 अपॉन रूट 2। एनी क्वेश्चन हियर रिगार्डिंग दिस माइनस साइन? सो ई पैरेलल में क्या होगा मॉडिफिकेशन? क्या प्लस हो जाएगा? ओरिजिनली यहां पे माइनस था। थिंक अबाउट द ट्रिगो। माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ -45 विल बी cos 45 अगेन। याद आया? इसलिए इस माइनस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इट विल रिमेन सेम, एंड देयरफॉर इट्स कमिंग k अपॉन लैम्डा a। cos 90 तो 0 हो जाएगा, सो cos 45 ओनली 1/√2 रहेगा। तो ये आ गया वो दोनों कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये कब? जब p पॉइंट थोड़ा बाहर ले लिया तब के लिए ऐसा, ठीक है। So this was the electric field due to
स्ट्रेट वायर, डेफिनिट लेंथ होगा तो कैसे करना है, इनफाइनाइट वायर होगा तो कैसे करना है, यू कैन चेक इट. हाँ, next shape that we will discuss is the circular charge distribution. Electric field due to circular charged wire, मतलब रिंग पे चार्ज रखा हुआ है. अगेन हम लोग यूनिफॉर्म सारा जो भी बात करेंगे सब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे. अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोबारा से नॉन यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न देख करके इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा हमें. सो फार वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है. सो सिचुएशन गिवन इज ये जो थिक पोर्शन है वो सामने की ओर है. ठीक है. जो थिन पोर्शन है वो पीछे की ओर है. एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस सर्कल. दिस इज द एक्सियल लाइन जिसपे हमें मूव करना है. रेडियस ऑफ द रिंग इज टेकन एज r एंड चार्ज टोटल ऑन द रिंग इज q, और वो q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर. ठीक है. सो इफ आई टेक अ पॉइंट p हियर which is at a distance of x from the center O, what is the direction of electric field at point P? Is the point P symmetrical point? मतलब रिंग का हर पॉइंट से P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है क्या? आंसर नहीं आया अभी तक. सोच करके बताओ, यस नो जो भी है. क्या P पॉइंट कोनिकल पॉइंट है, कोन का टिप पॉइंट है रिंग के लिए? सो इक्वी डिस्टेंस पे होगा ना, सब स्लांट लेंथ इक्वल हो गया. सो P इज अ सिमेट्रिक पॉइंट. सो व्हाट डू यू थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? एक तो प्लस चार्ज है तो अवे होगा, प्लस चार्ज है तो अवे होगा और एक्सियल लाइन पे होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू सिमेट्रिसिटी. अनसिमेट्रिक होता तो इसमें ऊपर की ओर भी y कॉम्पोनेंट भी आता. ठीक है. आई कैन प्रूव इट. डेरिवेशन जब करेंगे तो उसमें प्रूफ हो सकता है, ये कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. एक्सियल लाइन पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला, KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. ठीक है. कुछ एनालिटिकल पार्ट पे बात करते हैं. फॉर्मूले से अभी मत जाना. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O? What is electric field at point O? O means center. It is zero due to symmetricity. अगर मैं P पॉइंट को O पे लूं तो X कितना हो जाएगा? 0. When I put that 0 in this formula also, am I getting that EP is 0? So center पे electric field 0 होता है. You agree with this? ठीक है. Now take the point to far away from the center O. P पॉइंट को बहुत दूर लेके जा रहे हैं, इंफिनिटी पे, प्लस और माइनस वॉट एवर. सो प्लस इंफिनिटी पे ही लेके चले जाओ. सो व्हाट डू यू थिंक देयर वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड? एक रिंग है, उससे बहुत बहुत दूर एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? 0 होगा. टेंस टू 0 बोलेंगे उसे, है ना. वो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा. ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 है,
ये टेंस टू जीरो है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, राइट। तो ये हमने एनालिटिकली निकाला है, ये फॉर्मूले से नहीं निकाला है। फॉर्मूले से भी निकल जाएगा अभी, क्योंकि आपने लिमिट पढ़ रखा है। तो लिमिट पढ़ रखा है तो ऊपर वाले में आप लगाने वाले लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एम आई राइट। तो ये तो आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म। क्या करोगे फिर, x कॉमन ले ले नीचे से, नीचे वाले से x को कॉमन ले लो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2। नाउ सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी। तो आप देखो पहले एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में एक्स है नहीं, ठीक है, अब ऊपर में एक्स है नहीं। रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक अलग तरीके से देख लेंगे इसको, बस एक रफ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स कैंसिल होने के बाद नीचे एक्स स्क्वायर है और उसके बाद यहाँ पे है, तो क्योंकि इन्फिनिटी अब डिनोमिनेटर में आ गया तो इट इज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं जीरो, ठीक है ना। तो लिमिट पढ़ा है उससे भी ये जीरो आ रहा है। तो दो तरीके से हम देख रहे हैं, मैथमेटिकली और एनालिटिकली, कि दूर का पॉइंट है तो वहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर ऐसा कह रहे हो कि सेंटर पे जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो है, तो बीच में इसके क्या था, क्या वहां भी जीरो जीरो था, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि जीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होगा और फिर वापस कम हो गया होगा, ठीक है। दो पॉइंट अगर सेम लेवल पे है और उसके बीच का बाकी पॉइंट सेम लेवल पे नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर आएगा। हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहे हैं तो नीचे का कोई मतलब नहीं है। सो मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फिर वापस जीरो हो गया होगा इन्फिनिटी पे जाते जाते, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन ड्रॉ अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पाथ। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यू आर वॉकिंग ऑन दिस straight axial line with a device which measures electric field intensity। तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा था वो हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इन्फिनिटी पे जीरो आएगा, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन विल बी so that electric field variation will be, it will go like this, come to this, it goes like this, come to this, and it goes like this। मैक्सिमम मिनिमम हो गया मैथ्स में तुम लोगों का। ये नीचे क्यों दिखा है देखो जरा, जो दूसरे इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूसरे साइड पे, लेफ्ट साइड पे, उसका डायरेक्शन लेफ्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। राइट साइड के किसी भी पॉइंट पे आप राइट दिखा रहे हो तो लेफ्ट साइड के किसी भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे दिखाया है, राइट। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजिशन। आप कह सकते हो कि ये ग्राफ जो है ना वो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 का है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट दिख रहा है जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिख रहा है, इज इट।
मुझे 2 पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिख रहा है। एक है ये पॉइंट और दूसरा है ये पॉइंट। स्ट्रेंथ का बात बोला है, डायरेक्शन तो उल्टा है ही। तो ये कहां पे होता है? तो ये होता है x इक्वल्स टू r/√2 पे, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर x इक्वल्स टू -r/√2, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। हाउ मच इज दिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये r/√2 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, ऊपर जो फॉर्मूला है उसे सॉल्व करने पे कितना आएगा? तो आई थिंक KQ अपॉन r² तो आ ही जाएगा, 1/√2 3 आ रहा है। ऊपर से 1/√2 आ जाएगा और नीचे में 3/2 होल टू द पावर 3/2। तो 1√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा आ रहा है। सो इट्स कमिंग 2/3√3 दिस। क्या किया मैंने इस इक्वेशन में x के जगह पे प्लस माइनस a/√2 को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, और सिंप्लीफाई किया है। तो वो आप भी चेक कर सकते हो क्या आएगा। सो इट विल कम 2/2 KQ अपॉन 3√3 r². This is the maximum electric field strength on the axis that we can find because of this ring, ठीक है। नाउ कम टू द डेरिवेशन। रिजल्ट लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लिख दिया, आपको ये भी बताया कि दोनों डायरेक्शन में उल्टा होगा, सिमेट्रिसिटी, ये सब डेरिवेशन से ही आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स डू द डेरिवेशन ऑफ दिस। क्योंकि रिंग है तो क्या एलिमेंट चूज करना है हमें? Yes, we have to choose the element. So let us take a small element here. याद रखना, आपने रिंग के ऊपर एक लेंथ को चूज किया है, छोटा सा एलिमेंट dl। इस पे चार्ज कितना? dq। अगर आप लैम्डा इंटू एल के टर्म में लिखना चाहते हो दैट इज ऑल्सो ओके। मुझे ये बताओ कि ये जो एलिमेंट है उससे p का डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ r एंड x? ये z कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे इधर आएगा क्या? वो तो एक पॉइंट एलिमेंट है, उसके वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कितना होगा ये? k dq upon z²। agreed or not? Agreed. This electric field will have two component, d क्या बोले इसे, चलो सर्किल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो लेट्स कॉल इट d परपेंडिकुलर एंड d e पैरेलल। तो इधर आएगा कॉस कॉम्पोनेंट de cos थीटा, इधर आ जाएगा de sin थीटा। इसका काउंटर एलिमेंट नीचे में है, तो अगर मैं उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो इधर आएगा, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? तो कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। सो इसी तरह से हर एलिमेंट अपने ऑपोजिट एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करेगा p पॉइंट पे इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सल लाइन, ठीक है। वो चीज इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा, फिलहाल हम लोग यहीं पे स्टिक कर रहे हैं। नाउ
अगर मैं ई परपेंडिकुलर के ऊपर बात करूं, ई परपेंडिकुलर, तो डी ई का मतलब है के डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट गाइस। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल ढूंढ के बताओ। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एलिमेंट का पोजीशन चेंज करने पे क्या चेंज करेगा। आर यू श्योर? थीटा इज द कोन एंगल, कोन का टॉप एंगल है, क्या वो चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा ना। कोई भी एलिमेंट लो, जैसे यहां कोई एलिमेंट ले लिया, भले ये 3D में है, मैं दिखा ना पाऊं, बट इसे अगर मैं पी पॉइंट से कनेक्ट करूंगा तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। कोन का एंगल है, कोन का स्लांट लेंथ का एंगल है वर्टिकल के साथ। तो थीटा इज नॉट अ वेरिएबल। और बताओ और क्या वेरिएबल है? क्या जेड भी वेरिएबल है? जेड इज अगेन नॉट अ वेरिएबल बिकॉज जेड इज अ स्लांट लेंथ। तो थीटा वेरिएबल नहीं है, जेड वेरिएबल नहीं है, के वेरिएबल नहीं है, तो डी क्यू को बस इंटीग्रेट कर देना है। एम आई राइट गाइस? सो वी आर रेडी फॉर इंटीग्रेशन हियर, लेट्स डू इट। E perpendicular equals to integration of the like this k cos theta upon z square into dq इंटीग्रेशन। तो पूरे रिंग पे चार्ज को 0 से लेके q तक इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट kq cos theta upon z square। क्योंकि जो आंसर है वो थीटा के टर्म में नहीं है, तो जरा फिगर से cos थीटा देखो क्या आ रहा है। Is it x upon z? So kq x upon z क्यूब हो जाएगा, और z आपको ऊपर लिख रखा है मैंने। So it is kq x upon r square plus x square whole to the power 3/2। ठीक है। सो वी डिराइव दिस। ठीक है। ई परपेंडिकुलर वाला जो है वो काउंटर एलिमेंट के वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो वहां पे वेक्टरली हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन साइन थीटा कांस्टेंट रह जाएगा, तो डायरेक्शन के वजह से सब एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है ना। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या 0 आएगा? मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके सबको ऐड करते चले जाओगे तो कभी 0 होगा? नहीं होगा। सो वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट का ऑपोजिट एलिमेंट जो होगा वो उल्टे डायरेक्शन में ई पैरेलल बनाएगा, एंड दैट विल कैंसिल आउट विथ ईच अदर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विथ फॉर द रिंग। तो रिंग के चार्ज रिंग के जगह पे अगर ये कोई मास होता, एक मास रिंग है, तो बताओ कि आपका फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करने वाला है। दिस इज द रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस आर। दिस इज द एक्सिस। फाइंड द, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी। कैन यू टेल मी नाउ किधर होगा, टुवर्ड्स रिंग और अवे फ्रॉम द रिंग? व्हाट? वैष्णव, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड मास के तरफ होता है, सो इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, इधर की ओर होगा। ई से ही दिखाएंगे। ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले को देखते हुए तुम्हें ये फॉर्मूला मॉडिफाई करना है। ये एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, रेडियस आर है। सो व्हाट इज ई पैरेलल इक्वल्स टू, के जगह पे जी,
Q के जगह पे m, x रहेगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. This is gravitational field at point P. राइट गाइस, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं कि ग्रेविटेशन के लिए लिख रहा हूं. G और M देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ना. या तो बार बार अब ग्रेविटेशन के लिए ऐसा होगा वो लिख नहीं रहा हूँ. इनफैक्ट मुझे लिखना ही नहीं चाहिए कि अब G के लिए ये होगा. अब तो खुद से समझ लेना है कि K के जगह G रखो और M के जगह पे Q के जगह पे M रखो. जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे मैं बोलूँगा कि नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, तो रीजन भी बताना होगा वहाँ पे कि क्यों नहीं होगा. बट यहाँ तो हो रहा है, आएगा. ठीक है. सो ग्रेविटेशन में भी ऐसा करना है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड टाइम पीरियड ऑफ -q जिसका मास m रहेगा, ऑफ -q slightly displaced along axial line from center. बाकी सिचुएशन में. ठीक है. सिचुएशन इज दिस इज अ बिग रिंग. This is a ring which carry total charge capital Q and has radius r. This is axial line. इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है. वो कौन सा चार्ज है? -q, और उसका मास m है. This charge Q is slightly displaced along the axis. तो आप मानते हो कि ये Q को हम यहां लेकर के आए होंगे और छोड़ देंगे. ठीक है. O से P पे लेकर आए होंगे और छोड़ देंगे. ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? x बोलते हैं. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लाइटली, सो इज दिस x इज मच स्मॉलर देन r. स्लाइटली वर्ड का मतलब क्या निकालोगे? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. चलो क्वेश्चन में दे देते हैं x इज मच स्मॉलर देन r. ठीक है. सो हाउ टू फाइंड दिस? तो मुझे जहां तक याद है कि हमें क्या करना है कि किसी भी पोजीशन में फोर्स इक्वल्स टू -ma लिखना होता है. वहां से a निकालेंगे जो कि -ω² x के फॉर्मेट में अगर आ जाए तो सीधा सीधा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ω² होगा और वहां से फिर t निकाल लेते हैं. ठीक है. सो शुड आई गो फॉर फोर्स ऑन दिस चार्ज? बताइए व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज जो P पॉइंट पे है और किधर है? निगेटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, ये निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव है टुवर्ड द सेंटर. क्या ये फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू E है? बताइए. Q is that negative charge, small, and E is the electric field due to ring. So do you know the formula of electric field at P point? The formula is kqx upon r square plus x square whole to the power 3/2. When we have said that x is much smaller than r, उस केस में r square plus x square, can it approximately be written as r only? r square only. ठीक है. तो वहां से जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली k q x अपॉन r टू द पावर 3. आर यू गेटिंग दिस? नीचे वाला टर्म, ये पूरा वैल्यू जो है ये है पावर 3. तो एक्स स्क्वायर को इग्नोर किया मैंने तो आर स्क्वायर रह गया. आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 विच इज कमिंग आर क्यूब. तो यही आर क्यूब नीचे लिखा है. आया समझ में?
ना इसे हम इस फॉर्मूले में रख दें. सो आई विल राइट के कैपिटल क्यू एक्स स्मॉल क्यू upon r cube. This is the force experienced by the charge. This will be equals to minus k minus ma, a for acceleration, and minus sign is by convention कि displacement जितना जिधर है उसके उल्टे डायरेक्शन में. Getting my point? माइनस साइन इज बाय कन्वेंशन. नहीं भी डालते तो भी, मैं तो नहीं डाल करके चलता हूं. ठीक है, अभी यहां से a लिखने का है, तो a इक्वल्स टू आ रहा है k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन m r cube into x. Is it in the format of a equals to minus omega square x? So yes. और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है? Therefore ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर के क्यू क्यू अपॉन एम आर स्क्वायर एम आर क्यूब, and therefore time period is 2 pi by omega. So it is 2 pi root under mr is cube upon k capital Q into small q. Done. This is the answer. The same question can be framed in gravitation also. This is a ring of mass m. This is a ring of mass m radius r. और यहां पे अब चार्ज होने का जरूरत नहीं है, केवल स्मॉल मास रहता तो काम चल जाएगा. तो स्मॉल मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो आपको पता है कि वो अट्रैक्ट ही करता है, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है. तो अंदर की ओर फोर्स होगा, एंड दैट फोर्स विल बी गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? इज इट m इक्वल्स टू m इंटू ई? जिस लाइन पे q इंटू ई लिखते हो उसी लाइन पे एक मास ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा तो उसे फोर्स लगेगा क्या? नो रिस्पॉन्स. कितना फोर्स लगता है? तो मास ऑफ दैट बॉडी इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे चार्ज ऑन दैट बॉडी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही मास ऑफ दैट बॉडी इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड. ये जो mg लिखते हो ना आप, वो वही है, m इंटू ई है. ठीक है, वो समझ में आएगा. लेकिन जिस लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं उस लाइन पे द फोर्स ऑन द मास विल बी m इंटू ई. सो यू विल मेक इट इक्वल्स टू माइनस एम ए. अभी ये m और ये m कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आगे का सॉल्विंग हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही लिख लेना है और आगे सॉल्व कर देना है. सो ग्रेविटेशन में भी एग्जैक्टली सेम लाइन पे क्वेश्चन फ्रेम होगा. ठीक है, बस इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड का बात हो रहा होगा. सो अगर ये मास को लेकर के बात होता, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये टाइम पीरियड को देखो, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m के जगह m ही रहने दोगे, k के जगह g लिखने वाले हो आप. बताओ कैपिटल Q के जगह क्या लिखने वाले हो? एंड स्मॉल q के जगह पे स्मॉल m. स्मॉल m विल कैंसिल आउट एंड इट इज 2 पाई रूट अंडर r क्यूब अपॉन gm. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दैट tiny particle of mass small m which is slightly displaced along the axis from the center of the ring. So SHM, electrostatics, gravitation सब combine हो गया यहाँ पे. ठीक है. So next point is still derivation भी इसका सिखा दिया, ग्राफ भी बता दिया. Next point is again इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ओनली, बट हमें पता है कि अगर रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. ठीक है. सो हेडिंग विल बी
इलेक्ट्रिक फील्ड at center of arc. What we know is, for a full circle, electric field at the center is 0 when it is uniformly charged. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज अगर होगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अभी वो हम लोग पॉइंट को नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी भी कह सकते हो ये चीज। व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर चार्ज वायर? जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है। सबसे पहले ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो क्या? इज दैट कमिंग डाउनवर्ड ओनली? कोई भी एक एलिमेंट इधर लिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यू जाएगा, E1, तो उसका काउंटर एलिमेंट यहां आएगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यू जाएगा, E1 ओनली, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इन दोनों का कंपोनेंट केवल नीचे ही आने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहा है क्या? या सो इस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल नीचे आएगा। कितना होता है उस पर अभी मैं बात करता हूं। नेक्स्ट केस इज आर्क। ठीक है ना, तो ये आर्क जो होगा वो किसी बड़े सर्किल का पार्ट होता है। अभी हम लोग ये इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि अब इस पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात नहीं करने का जरूरत है। तो इसका सेंटर ओ रहेगा एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। कहां से कहां तक है? तो इस एंड से लेकर के इस एंड तक ही है, ठीक है। टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ये है वो रेडियस आर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस? सो लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा है। एवरीवन एग्री विद दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो कि इसे इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। यहां पे टोटल एंगल थीटा होता है, तो ये हो जाएगा, वो देखो इसका फॉर्मूला। पहले आप लिखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है ना चार्ज पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज की वजह से। इसमें ऐड करना साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। गॉट इट? ये हो गया आपका फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ये बिल्कुल कॉर्नर में चला गया है, मुझे उसे सबसे पहले रखना चाहिए था। ठीक है, चलो। तो ये फॉर्मूला आया कैसे? तो अगेन वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशन टू फाइंड ऑल दिस। ठीक है, ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो क्या मैं सेमी सर्किल को लिख सकता हूं यहां पे? कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस थीटा?
इज इट पाई? तो जरा ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करो तो थीटा के जगह पे पाई, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने बोला कि जैसे है वैसे रहने देना, इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू, तो साइन ऑफ पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, सो 2 KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लैम्डा के टर्म में लिखना चाहते हो तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन पाई आर होगा, सो क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू पाई आर होगा। आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर ऑल्सो, सो 2K लैम्डा पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल आउट हो रहा है, सो 2K लैम्डा अपॉन आर आ रहा है। ठीक है, बहरहाल व्हाट आई एम सेइंग इज यू रिमेंबर दिस फार्मूला, और उसके बाद आप इस सेमी सर्किल का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रॉम द सेम लॉजिक, हाउ मच इज थीटा इक्वल्स टू हियर, इज इट 2 पाई? एक तो सिमेट्रिसिटी से दिख ही रहा है, एनालिटिकली दिख ही रहा है कि 0 होगा, मैथमेटिकली बात करूं तो 2 पाई हो जाएगा, उस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो साइन पाई आ रहा है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस क्वार्टर रिंग? ये रहा सेंटर O, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि होगा किधर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज 1 क्वार्टर रिंग which carry charge Q and radius R. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो सिमेट्रिक लाइन पे होगा? एंड हाउ मच इज दिस? सो आई एम सेइंग कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखो, उसके बाद साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, चेक आउट हाउ मच इज थीटा हियर, 90 डिग्री, सब्स्टिट्यूट करोगे के क्यू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4, साइन 45 इज 1 अपॉन रूट 2, सो ये सॉल्व हो करके 2√2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, दिस इज द आंसर। सो 60 डिग्री होता, कोई और डिग्री रहेगा एंगल का, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट, और डायरेक्शन भी निकाल पाओगे कि किधर है वो। इसे हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखने जाएंगे तो हमें इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आई और जे उसके साथ लगाना है प्रॉपर साइन के साथ। ठीक है, जो लिखा अभी वो सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में चल रहा है। ट्रू गाइज? ठीक है, नेक्स्ट शेप विल बी, इसका डेरिवेशन नहीं सिखाया मैंने, कर लोगे खुद से, इंटीग्रेशन ही करना है, पहले किया हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन, ये रहा आर्क, ये रहा वो पॉइंट, पूरा एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 और ये वाला भी एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं रेफरेंस लाइन यहां से ले लूं वर्टिकल लाइन से, तो हमें एक एलिमेंट चूज करना है, सो दिस इज द एलिमेंट। तुम्हें पता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर हम लोगों ने, कि इसे हमेशा सेंटर से मिला देना है,
आप रेफरेंस लाइन से इसे थीटा बोलो तो ये एंगल डी थीटा बनेगा, ठीक है। राइट साइड को पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलेंगे, तो ये वाला एंड जो होगा ये आ जाएगा थीटा बाई 2 पे और ये आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2 पे, राइट। इसे अल्फ़ा बोल दो, तो अल्फ़ा का वेरिएशन थीटा बाई 2 से लेके माइनस थीटा बाई 2 तक में होगा। ये होता है आर इंटू डी अल्फ़ा। इस पे जो चार्ज हो गया वो हो गया लैम्डा इंटू डी आर, सॉरी डी एल। लैम्डा कितना, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ इसका कितना आर थीटा होगा क्या? आर्क का लेंथ कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का? दिस इज आर थीटा, ठीक है। तो यहां से Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर इंटू थीटा आ जाएगा। सो इट इज, इसको लैम्डा ही रहने देंगे और ये डी एल था तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा करके, ठीक है। अच्छा, लैम्डा की जगह पे मुझे थीटा लिखना है था Q, तो ऊपर हो जाएगा Q, नीचे हो जाएगा आर इंटू थीटा इंटू आर डी अल्फा। तो एक आर कैंसिल हो गया, तो चार्ज ऑन द एलिमेंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा। नाउ इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डी ई। जैसा कि इधर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा है। सो नीचे की ओर जो कॉम्पोनेंट आएगा डी ई वाई, वो हो जाएगा डी का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट, ठीक है। और हमें यही कैलकुलेट करना है। सो डी ई वाई इक्वल्स टू डी ई कॉस अल्फा, गोइंग अहेड k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। डी क्यू के जगह पे ये रखेंगे, सो के क्यू थीटा आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। रिमेंबर थीटा इज कांस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे जो कि नीचे की ओर होगा, और अल्फा का इंटीग्रेशन जाएगा थीटा बाई 2 से माइनस थीटा बाई 2 तक, ठीक है। याद रखना ये मॉड फॉर्म में रहेगा क्योंकि फिगर से हम डायरेक्शन ले रहे हैं, नीचे की ओर आएगा। सो के थीटा अपॉन के क्यू अपॉन थीटा आर स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो आप मानोगे कि ये 2 साइन थीटा बाई 2 आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग, यही आएगा ना, ऐड हो जाएगा दोनों टर्म, तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा सॉल्व होकर के। सो इज इट द फाइनल फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन? ई वाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ये वाला 2 को नीचे ले लिया, है ना, यही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था। सो ये है इसका डेरिवेशन, ठीक है। सो रिंग में 2 केस लिया है। अभी क्वेश्चन उठेगा कि क्या हम रिंग में एक्सियल लाइन पे भी निकाल सकते हैं क्या, अनसिमेट्रिक रिंग का, जैसे ये हाफ रिंग है, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, तो ये लाइन जो हो गया ये इसका एक्सियल लाइन हुआ ना। तो क्या जैसा आप पूरे सर्किल में कर रहे थे P पॉइंट पे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ रिंग में या आर्क ऑफ द रिंग रहेगा तो कर सकते हैं क्या? तो माय पॉइंट इज कि वो हमारे पार्ट में नहीं आएगा, बट वी कैन डू इट वेक्टरली, ठीक है। वो एडवांस लेवल पे चला जाता है क्योंकि वो अनसिमेट्रिक केस हो गया, राइट। P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्सियल लाइन पे नहीं रहेगा, वो नीचे हो जाएगा इधर कहीं पे। तो ये अनसिमेट्रिक केस होने की वजह से हम इसे अवॉइड कर रहे हैं, बट एडवांस लेवल पे अगर जाए तो आपको ये सब कुछ सोचना है, ठीक है।
तो पहले अभी हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके ऊपर बाद में समझेंगे। ऐसे कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा वो केस। कौन सा केस? सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे, अभी मैंने सेंटर पे लिखा था पीछे, लेकिन एक्सियल लाइन पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो ठीक है। सो स्ट्रेट वायर कंप्लीट किया, सर्कुलर रिंग में एक्सियल लाइन पे कंप्लीट किया, फिर सेंटर पे अगर सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग और पार्ट ऑफ रिंग रहेगा दैट इज आर्क, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, जिसका अगेन डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, और डेरिवेशन आगे है गॉस थ्योरम में, अभी नहीं करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हॉलो चार्ज्ड स्फेयर, जिसे आप सेल भी कहते हो। ठीक है, जिसमें केवल सरफेस पे ही चार्ज रहता है। सो दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर जिसके केवल सरफेस पे चार्ज है। टोटल चार्ज Q है इसके सरफेस पे और रेडियस R है इसका। दिस इज द सेंटर O। तो ये जो सेल है ना, वो पूरे स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, राइट। इफ आई टेक अ पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसके डिस्टेंस को सेंटर से स्मॉल r लिख रहे हैं। तो क्या सबको P पॉइंट बाहर दिख रहा है? Yes or no? Okay, when I say R is less than R, so where is the point P now? P is inside, right? ये स्मॉल r वेरिएबल है, तो जब ये छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, इसका मतलब P पॉइंट अंदर में हम देख रहे हैं, कहीं पे यहां पे देख रहे हैं। ट्रू? When we say R is equals to capital R, so P is on the surface. And when we say R is greater than R, capital R, so हम कहेंगे P outside है। इन तीनों जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है। सो अभी के लिए याद करोगे तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड at any point is 0 for R 0 to this. ठीक है। For any point inside, electric field will be 0 for uniform distribution. Again I am telling you, ये बार बार मैंने बोला था कि जब तक कुछ नहीं बोलते हैं आपको यूनिफॉर्म लेना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, लेकिन अभी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। ऑन द सरफेस इट इज गिवन एज KQ अपॉन R स्क्वायर, जो पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे लगेगा जैसे कि सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है। एंड फॉर आउटसाइड फॉर्मूला, इट इज KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहां पे r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, एज इफ कि सेंटर पे ही वो चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है। एंड सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होता है। इसका प्रूफ क्या है? तो इसका दो प्रूफ है। एक
गॉस थ्योरम से है, और दूसरा एक प्रूफ है वो भी गॉस थ्योरम में ही सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है, तो वहीं पे बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको ये रिजल्ट लेकर के चलना है, राइट गाइस। So electric field variation. Electric field intensity variation. So this is the shell जिसके ऊपर चार्ज है। This is the line on which you have to walk, and you have to walk from the center outward. ये y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेंगे हम, ठीक है। एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, in your hand there is a electric field device which will measure the intensity of electric field. तो बताओ, जब तक आप अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, क्या शो कर रहा है डिवाइस पे? 0। ऊपर के फॉर्मूले से बताना है। अंदर के कोई भी पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज 0। इनसाइड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सो कोई फील्ड नहीं है। जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा क्या? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अचानक से ना आपके डिवाइस पे एक डिफ्लेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ठीक है। उसके पहले तक कुछ भी नहीं था, बट जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचोगे अचानक से एक डिफ्लेक्शन मिलेगा और वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को करस्पॉन्ड करेगा। अब आप वहां से फर्दर बाहर चलते चले जाओगे, तो क्योंकि आर डिक्रीज करता जा रहा है, स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता चला जाएगा एंड विल टेंड टू 0 एट इंफिनिटी। सो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक साइड ही केवल दिखा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आर अप टू सरफेस। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां ऐसे आएगा ग्राफ। एक्स एक्सिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एंड दिस विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके बाद हाइपरबोलिकली ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/x का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू 1/x का हाइपरबोलिक होता है, तो 1/x स्क्वायर का भी उसी तरह का पैटर्न होगा, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। और जो बात मैंने बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी यही चीज रहेगा। मतलब ये मिट्टी का एक मटका है, समझते हो आप लोग? मिट्टी का बॉल, घड़ा समझते हो ना, जिसमें पानी रखते हैं हम लोग, सबके घर में लगभग रहता ही है। दोज हु आर इको फ्रेंडली, फ्रिज का पानी जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग अपने घर में एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं, ठीक है, उसमें पानी रहता है। सो वो जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है स्फेयर, उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, उसके बाहर में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी टुवर्ड द सेंटर, एंड द फॉर्मूला विल बी, जहां जहां k है वहां g दिखेगा और कैपिटल Q रहे के जगह पे m दिखेगा, दैट्स इट, ठीक है। सो टुमारो वी हैव लेक्चर, विल कम अक्रॉस दिस। हाँ, आगे और डिस्कशन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। फिलहाल हम लोग कर क्या रहे हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला वो डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैम।
Okay, so we'll call off this session now. किसी का कोई इशू, कोई पॉइंट है? चल रहा है सबका पढ़ाई? जोर शोर से चल रहा है। एक शेयर, अरे मैं भूल गया था, मैंने एक सीट शेयर किया है तुम लोग के साथ शायद, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का। देखा है तुम लोगों ने? या सो ट्राई दैट। और फ्राइडे को हम लोग का डाउट सेशन रहता है ना, तो उस दिन जो भी होता है मेरे से डिस्कस करना, ठीक है? डाउट सेशन में वो पेपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो फिर, बाय बाय एवरीवन। या